नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं अभी जो रेलवे जीडीसी यानी जो रेलवे का जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुआ है, जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके एक तरीके से प्रमोशन के लिए जो एग्ज़ाम होता रहता है, तो ये अभी सभी जोन का एक साथ एग्ज़ाम हुआ है। यानी एक ही पेपर था, 15 दिसंबर को फर्स्ट और सेकंड सेट में हुआ है और उसके बाद 19 दिसंबर को भी शायद पेपर है। तो यहाँ पर जो जीके, साइंस और कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं 15 दिसंबर के 2 सेट में कंडक्ट हुआ है। दोनों पारियों में पूछे गए। फर्स्ट सेट में लगभग 17 सवाल, जीके के सवाल कम थे फर्स्ट सेट में जो एएलपी और टेक्नीशियन का पोस्ट का एग्ज़ाम था। सेकंड सेट में जो मैनेजर वाली ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट का एग्ज़ाम था, उसमें लगभग 41 जीके, साइंस, कंप्यूटर के सवाल है और फर्स्ट शिफ्ट के 17 सवाल। इस टाइप से टोटल लगभग 58 सवाल यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट शायद कवर करेंगे। आने वाले सेट में यदि आप जीडीसी का एग्ज़ाम होता है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है रेलवे के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें करंट अफेयर्स के अच्छे खासे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, तो सभी कैंडिडेट एंड तक बने रहना है। करंट अफेयर्स के बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ फाइल इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको अभी दोनों ही पारियों की मॉर्निंग में डाल देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ज़रूर कनेक्ट हो जाना। जो भी अपडेट होती है, फ्री पीडीएफ फाइल है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप में जाना और सर्च करना है @trendgk। वहाँ से अपने चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 15 दिसंबर के फर्स्ट सेट पर जो एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ। देखते हैं इनमें पूछे गए जीके के सवाल। पहला सवाल लिखिएगा, नेशनल इमरजेंसी नंबर का आपको पूछा है। नेशनल इमरजेंसी जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 112। 112 नंबर से आप पुलिस सेवा भी ले सकते हो। जो भी इमरजेंसी हो जाए, फायर, एम्बुलेंस, सभी सेवाएं आपको 112 पे मिल जाएगी। और इंडिविजुअल आप लेना चाहते हो, यदि इमरजेंसी पुलिस के केस में आपको 100 नंबर डायल करना है, फायर के केस में 101 है और एम्बुलेंस है 102 से भी आती है, 108 से भी आती है। 108 से आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया एम्बुलेंस है और 102 से गर्भवती महिलाएं, शिशु हैं, उनके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस। वुमेन हेल्पलाइन जो फ्री सेवा है वो 1091 है। रेलवे इंक्वायरी है 139 से आप 139 से रेलवे पूछताछ है वो देख सकते हो, पूछ कर कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर है। अब यहाँ पर सेकंड सवाल है, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 2 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। देखिए, एक होता है द्रव्यमान, एक होता है भार। बिल्कुल इजी इजी सवाल पूछे गए हैं। एक जो मॉडरेट सवाल होता है ना, एक बहुत इजी। तो इजी लेवल के सवाल यहाँ पर जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा इससे पहले भी रिकॉर्ड रहा है कि जीडीसी में जीके हैं, साइंस है, ये इजी सवाल ही पूछे जाते हैं, टफ नहीं होते हैं, बेसिक लेवल के सवाल होते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स के कुछ सवाल हैं जो आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे। आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जान लीजिएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, तैयारी आपकी अधूरी रहती है। 50% ही तैयारी कंप्लीट हो पाती है मॉक टेस्ट के बिना। और मॉक टेस्ट से अपनी जो भी तैयारी है उसको स्मार्ट तरीके से और ज़्यादा बूस्ट करते हुए आप अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। यदि आप कम से कम अच्छा लंबा समय है तो वीकली मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, कहाँ पर गलतियाँ हो रही, समय रहते उसमें सुधार करते हुए तैयारी करेंगे। तो अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो एक जो नया फीचर है ना टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सभी एग्जाम्स के मिलते हैं, साथ साथ उस पर आधारित मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो वो पास प्रो अभी टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 359 में मिल जाएगा। हमेशा इसकी प्राइस 499 रहती है। न्यू कैंडिडेट जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो 15 से 18 दिसंबर के मध्य पास प्रो ले लेते हो तो आपको मिल जाएगा ये टीटीजे के कूपन कोड से 359 में। और जो कैंडिडेट पास प्रो नहीं रहते हैं, केवल पास लेते हैं, पास में क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं होंगे, उस पर आधारित टेस्ट होंगे, और प्रीवियस ईयर और उन पर आधारित सभी के लिए पास प्रो ले लीजिएगा। नहीं तो आप पास भी ले सकते हो, जिसमें इन दोनों में आपको सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सभी का कहने का मतलब है 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर एक बार आपने ले लिया। यहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। टेस्ट बुक ऐप में जाना है, पास प्रो सेलेक्ट करना है, कूपन कोड में अप्लाई में आपको टीटीजी के यूज़ कर लेना, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसमें 700 एग्जाम्स अभी जो रेलवे एग्जाम आने वाले हैं या फिर अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स आते हैं, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। सवाल है, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 2 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना न्यूटन होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा पर भार होता है 1/6, तो पृथ्वी पर 2 है तो 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। अब ये न्यूटन में है। यदि यहाँ पर आपको पूछ ले पृथ्वी पर द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, चंद्रमा पर भी 2 किलोग्राम होगा। द्रव्यमान है वो एक परिमाण होता है जो चेंज नहीं होता है। तो द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर हमेशा फिक्स रहता है। उसका भार है, वेट है, वो चेंज होगा, जिसे आप न्यूटन से डिनोट करते हो।
और ये भार होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पूछ ले सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, ठीक है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला इजी सवाल पूछा है, mgh हो जाएगा, मास, गुरुत्वाकर्षण और हाइट। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ ले आपको, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² हो जाएगा। वेग की इकाई है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इजी सवाल है। ऋषि सुनक के ससुर का क्या नाम है? तो ऋषि सुनक जो कि वर्तमान में यूके के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, उनके ससुर का नाम या फिर ये किन के दामाद हैं? तो ये NR नारायण मूर्ति, जो NR नारायण मूर्ति जिनका पूरा नाम है नागवर रामा राव नारायण मूर्ति, ये जो भारत की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के ये फाउंडर हैं और ये मैसूर से हैं और ये ऋषि सुनक के दामाद हैं जो भारतीय हैं। और ऋषि सुनक कौन हैं? यूके के प्रधानमंत्री बने हैं 2022 में, कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता हैं और प्रथम एशियाई जो प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, पहले एशियाई हैं। ऋषि सुनक की पत्नी का नाम है अक्षता मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 आप देखेंगे, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कैप्टन कौन थे? तो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कप्तान रोहित शर्मा। विजेता यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया रही है, रनरअप रही है इंडिया। तो उप विजेता यहाँ पर भारत रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं विराट कोहली, जिनके इस ओडीआई वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन थे 765 और सबसे अधिक विकेट भी भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी के थे। 2023 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ है, जिसमें भारत ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए 50 ओवर में और ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट 43 ओवर में पूर्ण करते हुए जीत अपने नाम कर ली। फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीता था। नेक्स्ट वाले विराट कोहली का संबंध, इतने इजी सवाल भाई कौन पूछता है। विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। यहाँ पर पूछ ले कोहली, विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में टोटल कितने रन है? तो लगभग 8,600 प्लस रन है। ओडीआई में 13,800 प्लस रन है। T20 में 4,000 प्लस रन है। आईपीएल टीम आरसीबी से खेलते हैं ये। नेक्स्ट आपके 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो कि अक्टूबर 2023 में दिए गए, तो करंट अफेयर्स लेटेस्ट पूछे हैं अक्टूबर 2023 के, लेटेस्ट अक्टूबर 2023 तक के पूछे और ज़्यादातर सवाल मैंने देखे हैं ना वो आपके अक्टूबर के ही थे। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए किस अभिनेत्री को दिया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी में इन्होंने अभिनय किया। नाम है आलिया भट्ट और इनके साथ साथ आलिया भट्ट को तो मिला ही है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जिनकी मूवी थी गंगूबाई काठियावाड़ी, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कीर्ति सनन को, मिमी मूवी हेतु कीर्ति सनन, और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म इसमें रही है 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में, वो रही है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, ठीक है। तो रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट रही है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गांव। और दादाशाही फाल्के अवार्ड दिया गया है वो वाहिदा रहमान को दिया गया है, तो वाहिदा रहमान को दिया गया है दादाशाही फाल्के अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो तेलुगु मूवी अल्लू अर्जुन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पुष्पा मूवी, जो तेलुगु मूवी है पुष्पा द राइज, ये इस हेतु बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर यानी बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों वो कला भैरव को दिया गया है। और कोमुरम भीमुडू जो सॉन्ग है RRR का थीम सॉन्ग इस हेतु। बेस्ट फिल्म है जो कि पर्यावरण संरक्षण हेतु बेस्ट फिल्म है वो है दोस्तों मलयालम मूवी, नाम है इसका अवासाव्यू हम, मलयालम मूवी है। बेस्ट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मूवी। बेस्ट फीचर फिल्म जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए है वो है द कश्मीर फाइल्स। अक्टूबर 2023 में किस राज्य में ईसाई प्रार्थना सभा में बम विस्फोट हुआ था? 10 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। तो अक्टूबर 2023 में केरल के एर्नाकुलम में 29 अक्टूबर को ईसाई प्रार्थना सभा में ये बम विस्फोट किया गया था। 2 अक्टूबर 2023 को किन की 154वीं जयंती मनाई गई? 154 154वीं जयंती मनाई गई। अब 2 अक्टूबर नाम आते ही इतना इजी सवाल, महात्मा गांधी जी की जयंती रहती है। अभी आपको पता 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई, तो 154वीं कब? 4 साल बाद यानी 2023 को मनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर
ट्विटर का नाम क्या है नया? नया नाम ट्विटर का है वो एक्स है, अभी x.com हो चुका है। नया नाम ट्विटर का एक्स है। वर्तमान में ट्विटर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना एक्स के, वो है लिंडा याक्रिनो। तो लिंडा याक्रिनो है ट्विटर की सीईओ। चेयरमैन है एलन मस्क है, जो ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद कर इसका नाम एक्स कर दिया। फाउंडर जो ट्विटर के पहले मूर्त फाउंडर थे वो जैक डॉर्सी थे। किस उद्योगपति की पत्नी ने सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है? तो कल्चरल सेंटर मुंबई में खोला है वो नीता मुकेश अंबानी ने खोला है। तो नीता अंबानी ने खोला है मुंबई शहर में 31 मार्च 2023 को ये कल्चरल सेंटर खोला है। इस केंद्र की स्थापना भारतीय कलाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए की गई है नीता अंबानी के द्वारा। भौतिक राशियाँ कौन सी नहीं है? इसमें ये एक विकल्प था किलोग्राम। किलोग्राम भौतिक राशि की इकाई है, न कि भौतिक राशि है। तो द्रव्यमान जो एक भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि, उसका मात्रक है किलोग्राम। बाकी बल, डिस्टेंस, स्पीड ये भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 7 मूल भौतिक राशियां हैं जो कि अपने इसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, वो मूल भौतिक राशि। तो 7 कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, जो ये जो 5, ज्योति तीव्रता 6 और जो मोल है ना पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा है वो 7 ही 7 मूल भौतिक राशियां, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको एलॉय से पूछा है पीतल मिश्र धातु किससे मिलकर बना है? अब पीतल और कांसा इन दोनों में कॉपर होता है ज़्यादातर। तो अब पीतल में कितना होता है? 70% कॉपर होता है। और कांसा जो ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज कांसा, उसमें 90% कॉपर होता है। कॉपर होता है 90%। अब यहाँ पर पीतल में 30% दस्ता होता है और कांसा में होता है 10% टिन होता है। तो ये अंतर है, 10% टिन होता है कांसा में। तो ये प्रमुख आप एलॉय देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कांसा ब्रॉन्ज है तांबा 90, टिन 10। पीतल जो ब्रास है तांबा 70 और जस्ता जिंक 30 है। गन मेटल है वो है दोस्तों, अब गन मेटल में तांबा जस्ता के साथ टिन है। तो तांबा, जस्ता और टिन ये तीनों को मिला दिया। जैसे कि कांसा बना है तांबा और टिन से, और जो पीतल बना है वो तांबा और जस्ता से। एक तरीके से कांसा और पीतल को ही मिला दिया इन्होंने, जिसमें 90% तांबा ले लिया और जस्ता लिया महज 2%, टिन लिया 8%। एक तरीके से मैक्सिमम इसमें तांबा और टिन ही है, कांसा ही है गन मेटल और थोड़ा सा जस्ता है। जर्मन सिल्वर है निक्कू जी, निकल, कॉपर, जिंक। तो निकल है यहाँ पर 20 और जिंक भी 20 है, कॉपर 60 है जर्मन सिल्वर में। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, ध्यान रखना। तो ये है। अब स्टील का पूछ ले तो स्टील में लोहा और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? निकल और क्रोमियम इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये सभी फ्यूज तार का काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फ्यूज तार में क्या होता है? तो उसमें शीशा होता है और टिन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फ्यूज तार में 37-63 का जो रेशियो रहता है। तो शीशा तो 37 रहता है, जो लेड है ना शीशा वो 37 है, और टिन जो एसएन है ना वो है 63%। तो टिन 63% है। तो फ्यूज तार का हो गया। और ये जो घंटा धातु है, तो घंटा धातु में क्या होता है? तांबा और टिन होता है घंटा धातु में भी। सोल्डर धातु आपकी शीशा और टिन हो गया है। कृत्रिम सोना में क्या होता है? कॉपर के साथ में थोड़ा एल्यूमिनियम मिला देंगे तो कृत्रिम सोना हो गया। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में कन्वर्ट होती है? फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पेड़ पौधे जो 100% से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या करेगा? पेड़ पौधे में होता है क्लोरोफिल, जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल है ना, इसके साथ मिलेगा प्रकाश और साथ में CO2 गैस मिल जाएगी, और यहाँ से जो बनेगा प्रोडक्ट है वो आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और O2 गैस मुक्त हो जाएगी। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है रिएक्शन, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट अपना है सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा जो प्लस है ना वो किसका बना होता है? तो शुष्क बैटरी में धनात्मक सिरा होता है ग्रेफाइट, जिसे आप कार्बन, अब ग्रेफाइट कार्बन का ही तो अपरूप है, तो ग्रेफाइट का रहता है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है माइनस सिरा है वो रहता है जिंक का। शुष्क सेल में जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड का है नेगेटिव, और कार्बनिक ग्रेफाइट होता है जो कैथोड के रूप में काम करती है। जो विलेन रहता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। तो ये ध्यान रखना है, प्लस सिरा है वो कार्बन है, माइनस सिरा है वो जिंक है। नेक्स्ट अपना सवाल है जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो 15 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट के जीके और साइंस के 41 सवाल देखने वाले हैं जो ट्रेन मैनेजर की पोस्ट थी। तो पहला सवाल देखो इसका, कोटक म्यूचुअल फंड ने किसके साथ साझेदारी में एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल सीखो पैसे की भाषा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो CBSE के साथ में कोटक म्यूचुअल फंड ने
यहाँ पर साझेदारी की है। हम कोटक म्यूचुअल फंड है जो निवेश करता है धन को, तो यहाँ पर सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए एक ये पहल है किस टाइप से आपको मनी मैनेज करना है, सीखना है, निवेशक बनना है आपको। तो निवेशक शिक्षा के लिए इन्वेस्टर जो आपको एडुकेटर में ऐसी शिक्षा जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सिखाया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, तो सीबीएसई के साथ ये कार्यक्रम जिसका नाम रखा है सीखो पैसे की भाषा। तो शिक्षकों को एक्चुअल में यहाँ पर सशक्त बनाएंगे जो आगे जाकर स्टूडेंट के लिए अच्छी मैनेजमेंट के गुर बता पाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रथम प्रधानमंत्री। 1947 थे 1964 तक रहे नेहरू जी। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा आ गए थे कार्यवाहक 64 में पहली बार। फिर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय प्रधानमंत्री बने 1964 से 66 है। और उसके बाद दोबारा गुलजारी लाल नंदा आए सेकेंड टाइम कार्यवाहक। थर्ड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है 66 से 77 है। इंदिरा गांधी 2 बार रही। अब एक तो 1966 से 77 है, उसके बाद इंदिरा गांधी सेकेंड टाइम यहाँ पर आप देखेंगे 1980 से 84। तो 66 से 77, 80 से 84। अब तीसरी प्रधानमंत्री बन गई थी इंदिरा गांधी, लेकिन इनके बीच में मोरारजी देसाई और चरण सिंह भी आ गए हैं। इंदिरा गांधी के 77 से 80 के मध्य मोरारजी देसाई और चरण सिंह रहे चौथे और पांचवें पीएम। अब राजीव गांधी आए इंदिरा गांधी के बाद में, जो कि 1984 से 1989 तक रहे। उसके बाद वीपी सिंह आए, वीपी सिंह रहे 1989 से 90। और नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रशेखर 1990 से 91। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव हैं जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी एनईपी 1991-92 में, उदारीकरण जिसे आप बोलते हो एलपीजी, जो उदारीकरण प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण की नीति है 1991 में आई थी। तो उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने 1996 में प्रथम बार, सेकेंड टाइम 1998 से 2004 में बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बने थे पीएम एचडी देवगौड़ा। और फिर इंद्र कुमार गुजराल बने थे एचडी देवगौड़ा के बाद। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बने और फिर नेक्स्ट बने मनमोहन सिंह, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो 14वें प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति जैसे प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू 2022 से जो वर्तमान है जो 15वीं राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री वर्तमान में जो 14वें हैं, राष्ट्रपति 15वीं हैं। और 14वें श्री रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी थे, उनसे पहले प्रतिभा पाटिल थी। पाटिल से पहले एपीजे अब्दुल कलाम, 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट सवाल देखो, सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर निदेशक कौन है? सीबीआई के वर्तमान निदेशक है परवीन सूद, बने हैं सीबीआई के निदेशक मई 2023 को। उनसे पहले सुबोध कुमार जायसवाल थे। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर परवीन सूद। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ, तो इसमें मतदान की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? पहले मतदान के वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, और 1989 में 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1989 में। कब? 1989 में 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 326 में अमेंड किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए जो एमपी और एमएलए के इलेक्शन चुनाव है ना, उसमें मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई। अब यहाँ पर उम्मीदवार के लिए ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, एमपी लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, एमएलए के भी 25 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष है, राज्यपाल और राष्ट्रपति 35 वर्ष है। ठीक है, तो एमपी एमएलए 25-25 वर्ष हैं और राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष, ध्यान रखना। राज्यपाल और राष्ट्रपति 35 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में 193 सदस्य देश है, 2 ऑब्जर्विंग कंट्री है। वर्तमान सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुतेरेस है, जो आगे सवाल भी आएगा। सार्क की फुल फॉर्म आपको पूछिए तो सार्क है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में वर्तमान 8 सदस्य देश हैं। इन 8 मेंबर कंट्री में ज़्यादातर भारत के पड़ोसी ही हैं सभी, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो चाइना, म्यांमार ये पड़ोसी देश नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अब अगला सवाल है आपके, बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है? बीपीओ है दोस्तों बिजनेस आउटसोर्सिंग, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ना,
BPO। अब ये आउटसोर्सिंग का मतलब होता है एक कंपनी को कोई ऐसा काम करवाना है जो कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट में पड़ रहा, तो वो ऐसी कंपनी का सहयोग लेगी, कम कॉस्ट में उसका काम हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी कंपनी ऐसा काम कर रही थी। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, उससे वह काम करवाती है। भेल की फुल फॉर्म आपको पूछी तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फुल फॉर्म से 3-4 सवाल आए हैं। भेल की स्थापना 1964 में की गई। देखिए, भेल की स्थापना जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है 1964 में की गई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी दो टाइप से होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक दोस्तों होती है रियल जीडीपी। अब यहाँ पर जीडीपी का जो आधार वर्ष है ना 2011-12 है, तो रियल जीडीपी की गणना के लिए 2011-12 आधार वर्ष देखेंगे। नॉमिनल जीडीपी में करंट वर्तमान में कोई भी प्रोडक्ट की क्या रेट चल रही है, जैसे कि 5 क्वांटिटी बनी और वर्तमान में 100 रुपये रेट है, तो जीडीपी हो गई 500 रुपये। अब 5 क्वांटिटी बनी उसी सेम प्रोडक्ट की 2011-12 में मान लेते हैं 80 रुपये रेट थी, तो वो आपकी कितनी हो जाएगी? तो ये 400 रुपये जीडीपी हो जाएगी। तो रियल जीडीपी है ये मुद्रास्फीति का समायोजन है, और जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और जीडीपी होता क्या है? किसी देश की जो राजनीतिक सीमा रहती है, बाउंड्री के भीतर कोई भी प्रोडक्ट, चाहे विदेशी कंपनी ने बनाया हो चाहे भारतीय कंपनी ने बनाया हो, टोटल कितना गुड्स और सर्विस हैं वो बने हैं, कितना जो वस्तुएं बनी हैं, कितनी सर्विस हैं, इनका मूल्य, कुल मूल्य है ना, वो जीडीपी को डिनोट करता है, जो भारत की बाउंड्री में बने हो। विदेश में यदि भारत का कोई नागरिक काम कर रहा है ना, वो कोई विदेश से अर्न कर रहा, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो जीएनपी में आप काउंट जरूर करेंगे। जीएनपी में जीडीपी का थोड़ा उल्टा होता है। जीएनपी में चाहे भारत का नागरिक हो, वो भारत में काम करे या बाहर काम करे भारत का नागरिक, जीएनपी में वो काउंट होता है, और विदेशी जो भारत में काम करते हैं उसको माइनस कर देते हैं जीएनपी में। कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का जो अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 19 में 6 टाइप की स्वतंत्रता दी गई है, तो वो आप देख सकते हो। 6 टाइप में 19 में बोलने की आज़ादी है। एक ट्रिक है, बोस संग आया गया बस व्यापार किया, बो यानी बोलने की आज़ादी, और फिर स यानी सभा की आज़ादी। तो बोस, बोस है ना, तो बोलने की आज़ादी। 19 बी में सभा, 19 सी में संघ बनाने की आज़ादी, और आने जाने की आज़ादी 19 डी में। डॉन डी यानी डॉन, डॉन है तो आप आएंगे जाएंगे। ई में स्थापित हो जाना, एस्टाब्लिश्ड हो जाना, रहने की आज़ादी, बसने की आज़ादी। जी में बिजनेस करने की आज़ादी। तो ये कुछ क्लोज हैं आर्टिकल 19 के। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 21 ए में प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित यहाँ पर संरक्षण है, तो ये 22 में है। अगला सवाल है, ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ईआर का मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन हैं। उन 19 जोन में मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित बात हो रही है, तो यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है। सेंट्रल रेलवे मुंबई, कोंकण रेलवे नवी मुंबई, नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है गोरखपुर। ठीक है, अब फिर आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे चले जाएंगे तो मालीगांव। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है जयपुर, एनडब्ल्यूआर है। नॉर्थ और वेस्टर्न साइड में अपना राजस्थान जयपुर। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, पूर्वी साइड पश्चिम बंगाल कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल रेलवे है ये दोस्तों हाजीपुर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे है भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, ईस्ट में भी तटीय है ना, तो उड़ीसा में है। साउथर्न रेलवे है चेन्नई सेंट्रल। साउथ सेंट्रल रेलवे है सिकंदराबाद जंक्शन। साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रैक कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। वेस्टर्न रेलवे है मुंबई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। तो ये मैप से आप याद रखेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। रेल बंधु का संबंध किससे है? अब रेल बंधु कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक मैगजीन है, ये पत्रिका है। तो भारतीय रेलवे की एक ऑन बोर्ड पत्रिका है। जिस प्रकार एरोप्लेन में आपको कुछ मैगजीन मिलती है ना, उसी प्रकार रेलवे में भी जो बहुत, जैसे राजधानी है, शताब्दी एक्सप्रेस है, तो ऐसी ट्रेनें बहुत कम 3 ट्रेन ही है, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो। फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट एसी है ना, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जो भी 3 कोच है एसी के 3 टियर जो होते हैं, उनमें निःशुल्क वितरित की जाती है ये मैगजीन है। ये 2011 में आई थी इस प्रकार की रेल बंधु योजना करके। नेक्स्ट अपना सवाल है,
यूएनओ का महासचिव कौन है? तो ये अगला सवाल यूएनओ का पहले न्यूयॉर्क में जो हेडक्वार्टर पूछा था उस समय मैंने बताया महासचिव वर्तमान में 9वें महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, तो 2017 में बने थे। प्रथम महासचिव की बात करें तो पहले जो सेक्रेटरी जनरल है वो कार्यवाहक थे सर गार्डिन ज़ेब, एक्टिंग थे। और उसके बाद रियल जो वर्तमान पर सॉरी जो अभी जो पद चल रहा है ना सेक्रेटरी जनरल का, तो उनके प्रथम सेक्रेटरी जनरल थे वो ट्रिग्वे हाउडन लिए थे, ठीक है, हाउडन लाई, ट्रिग्वे हाउडन लाई। आठवें थे नोवे से पहले एंटोनियो गुटेरेस से पहले बान की मून। नेक्स्ट अपना सवाल है कौन सा विषम है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ये इनके अलावा जो भी चौथा विकल्प था वो आपको करना था। अब यहाँ पर ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज हैं जो रेलवे लाइन है, तो उनके मध्य की दो रेल के मध्य की दूरी है जो चौड़ाई है उसके आधार पर ये गेज थे। तो ब्रॉड गेज की जो मीटर चौड़ाई थी ना पटरी की वो थी 1.676 मीटर। नैरो गेज की एक से भी कम मीटर से, यानी मीटर गेज में तो 1 मीटर है, मीटर गेज से ज़्यादा है वो ब्रॉड गेज है 1.676 है, नैरो गेज 0.762 मीटर है, ये चौड़ाई के आधार पर। अगला सवाल राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 250, तो ये होते हैं 238 प्लस 12, 238 सदस्य हैं राज्य और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। राज्यसभा सदस्य को कौन इलेक्ट करते हैं? एमएलए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो भारत का योजना आयोग एक विकल्प दे रखा था जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है, योजना आयोग है। 2014 में भंग किया गया, इसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग आया। तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछ ले जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, वो कौन सा है? तो वो सोलर जो अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल है भारत के लिए एक ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? एक ओडीआई वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट लेने वाले, तो ये है दोस्तों मोहम्मद शमी है, 24 विकेट लिए हैं। इससे पहले जाहिर खान के नाम ये शायद रिकॉर्ड था 21 विकेट, तो इन्होंने ले लिए 24 विकेट है मोहम्मद शमी, जो एक ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं। भारत के लिए बात कर रहा हूँ, 7 मैचेज में इन्होंने 2023 में 24 विकेट दिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर मेमोरी किस सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछा है ना, तो वो बिट हो जाएगी। अब बिट मिलकर बनाती है बाइट, ठीक है, तो बाइट से मेमोरी स्टार्ट हो जाती है किलोबाइट, उसके बाद हो जाती है एमबी, फिर आपकी जीबी, टीबी, इस टाइप चलती रहती है। तो सबसे छोटी है बिट। अब एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। बिट को शैनन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि क्लाउड शैनन ने इसका एक तरीके से आविष्कार किया। एप्पल आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? आप कहेंगे आईफोन तो एप्पल बनाती है, लेकिन भारत में कौन सी कंपनी है वो असेंबल करेगी एप्पल आईफोन को? तो वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा ग्रुप के साथ में विस्ट्रॉन फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील हो गई है 23 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर तो उड़ीसा में है प्रादीप पोर्ट। अन्य प्रमुख बंदरगाह देखेंगे जैसे पश्चिमी तट पर आपको कांडला पोर्ट मिलेगा गुजरात में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, मोर मुगाओ पोर्ट है गोवा में, मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटक में, हल्दिया पोर्ट है पश्चिम बंगाल में, प्रादीप है ओडिशा में, एनोर है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, कोच्चि है केरला में। विश्व के 7 अजूबों में भारत में कौन सा है? अब 7 अजूबे जो मॉडर्न वाले हैं उनकी बात करें तो भारत का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है जो आगरा में है। तो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड 2023 की बात करें जो मॉडर्न वाले हैं। अब जो प्राचीन वंडर्स है ना, अजूबे हैं, वो अलग है, वर्तमान में है वो अलग है। तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड 2023 लेटेस्ट की बात करें उसमें आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये एक अजूबा है। नेक्स्ट आपका पेट्रा जॉर्डन में अजूबा है। उसके बाद क्रिस्ट द रेडमीर ब्राज़ील में अजूबा है। मच्चू पिच्चू, तो माचू पिच्चू पेरू में है, ये भी एक अजूबा है। नेक्स्ट आपका सिचेन इट्ज़ा, ये मैक्सिको में एक अजूबा है सिचेन इट्ज़ा। और रोमन कोलोसियम,
तो रोमन क्लोजियम ये इटली में अजूबा है, ताजमहल है ये भारत में अजूबा है। तो इस टाइप से टोटल 7 अजूबे वर्तमान में। अब प्राचीन आप एंशिएंट वर्ल्ड में जाएंगे तो 7 अजूबे आप देखेंगे तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो इजिप्ट में है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन जो इराक में है, स्टेचू ऑफ जियस एट ओलंपिया जो ग्रीस में है, टेम्पल ऑफ आर्टमीज एट इफिसस जो टर्की में है, और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे मौसोलियम एट हेलिकर्नस जो टर्की में है, और क्लोजर्स ऑफ रोडस जो ग्रीस में है, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। ये 7 प्राचीन अजूबे हैं। टेलीफोन का आविष्कारक आपको पूछा है तो ग्राम बेल है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में। टेलीविजन टीवी का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर ने। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? जैसे आप टच करते हैं ना कंप्यूटर में, वो सभी हार्डवेयर है। जैसे आपने मॉनिटर को टच किया, सीपीयू को टच किया, माउस को टच किया, ये हार्डवेयर ही तो है। किस खिलाड़ी का संबंध स्केटिंग से है? तो भारतीय खिलाड़ी जिसका संबंध स्केटिंग से है। तो ये 4 विकल्प थे। सानिया मिर्जा में बॉक्सिंग में, मैरी कॉम का था जो बॉक्सिंग से है, सानिया मिर्जा टेनिस से है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से है। चौथा जो भी विकल्प था वो आप कर सकते थे। स्केटिंग में दोस्तों धनुष बाबू, सर्वेश आमटे, अनूप कुमार यामा, अवनी पांचाल, अदन्य ब्रोकर, इनका नाम आता भारत में। कौन सा बैंक देशों को लोन देता है? लोगों को नहीं, देश को लोन देगा, वो है विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1944 को हुई है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला का हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट की बात करें तो हिमालय का हिस्सा है, और ये नेपाल और चाइना बॉर्डर पर है। माउंट एवरेस्ट हाइट इसकी 8,848.86 मीटर है, विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर है। और ये दोस्तों इसे नेपाल में कहा जाता है सगरमाथा। दरों को गैस बनाने की प्रक्रम को कहा जाता है। लिक्विड से आप गैस बना रहे हो तो वहां पर आप वाष्पीकरण कर रहे हो, ठीक है। और ठोस से यदि आप गैस बना रहे हो तो आप ऊर्ध्वपातन कर रहे हो, सीधे ठोस से गैस में जा रहे हो। दिन में किस तारे के चमकने के कारण उजाला होता है? अब दिन में कहूँ, रात में कहूँ, रात में तो आपको साइरिस दिखाई देता है, दिन में सूर्य दिखाई देता है। अब दिन में किस तारे की सूर्य के चमकने के कारण उजाला होता है? आपको पूछ लें कौन सा तारा सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा, तो आप कहेंगे साइरिस। गलत है, सबसे अधिक चमकने वाला तारा सूर्य है, क्योंकि सूर्य हमारे सबसे नज़दीक है तारों में। और बाकी सबसे सूर्य के बाद जो नज़दीकी तारा वो साइरिस है, ठीक है। तो ये सेकेंड आपको दिखता है, बाकी हाईएस्ट है सूर्य, क्या तारा ही तो है। सरकारी उपक्रम कौन सा है? यानी यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की। तो पीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें तो सरकारी उपक्रम है तो भारतीय रेलवे, जिसका राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ है। 1951 से याद आया, सरकारी उपक्रम वो होगा जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% हो। 1951 में राष्ट्रीयकरण हो गया तो ये हो गया भारतीय उपक्रम। इंडियन रेलवे एक्ट है 1890, ठीक है, 1890 एक्ट है इंडियन रेलवे का। एशियन गेम्स 2023 में 72 वर्षों में महिलाओं के शॉर्ट पुट में देश के लिए पहला पदक जीता। एशियन गेम्स 2023 में 72 वर्षों में महिलाओं के शॉर्ट पुट में देश के लिए पहला पदक जीता केन बालियन ने। केन बालियान है शॉर्ट पुट, जो गोला फेंकते हैं ना, तो गोला फेंक में किरण बालियान ने एशियन गेम जो चाइना में होंगजाऊ में हुए हैं उसमें जीता है। 72 साल बाद एक पदक जीता है, वो नाम है किरण बालियन। और इसी प्रकार 72 साल बाद भारत की अन्नू रानी ने होंगजाऊ एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। 72 साल बाद गोल्ड मेडल आया है। अन्नू रानी ने एक तरीके से एशियन गेम्स में पहला एथलीट बनी है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। अब 2022 एशियन गेम जो होंगजाऊ में हुआ है चाइना में, इसमें भारत की रैंक रही है 5वीं। भारत के टोटल 779 मेडल हैं, जिसमें 183 गोल्ड, 239 सिल्वर, 357 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। इन 22 भाषाओं में असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिथई, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू है। अब जो शुरुआत में भाषा थी ना संविधान में वो 14 ही थी, धीरे धीरे बाद में अमेंडमेंट के जरिए ऐड की गई। जैसे कि शुरुआती भाषा ऐड हुई, सिंधी हुई। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को ऐड किया गया।
सिंधी के बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड हुई 71वें संविधान संशोधन 1992 में। अब 21वें संविधान संशोधन 1967 में तो की गई सिंधी और 71वें संविधान संशोधन 1992 में की गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐड की गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है? भारत की सीमा है हाईएस्ट लगती है बांग्लादेश के साथ में, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में। बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर बाउंड्री साझा होती है। बांग्लादेश के बाद चाइना के साथ होती है 3488 किलोमीटर बाउंड्री। चाइना के बाद पाकिस्तान की होती है 3323 किलोमीटर बाउंड्री होती है। तो 3488 होती है चाइना के साथ में, 3323 किलोमीटर होती है पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर होती है। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ में 699 और अफगानिस्तान के साथ में 106। इस प्रकार टोटल जो भारत की बाउंड्री रहती है वो 15,106 किलोमीटर है, जो विभिन्न देशों से होती है। भारत में भूकंप से अलर्ट करने के हेतु किस टेक कंपनी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एंड्रॉयड में एक नया फीचर रोल आउट किया है? तो भारत में भूकंप आने से पहले या फिर कहाँ पर भूकंप आया उससे संबंधित अलर्ट जारी करने हेतु गूगल ने एंड्रॉयड यूज़र जो एंड्रॉयड डिवाइस हैं, तो गूगल ने यहाँ पर इस प्रकार का एक फीचर लेके आए हैं भारतीय जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ परमिशन लेकर। तो ये एक फीचर है गूगल के द्वारा लाया गया है। कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है? विकल्प में था रिलायंस, तो रिलायंस पब्लिक नहीं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी में महारत्न, नवरत्न ये सभी आ जाती है। महारत्न कंपनियां देखेंगे तो वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी थे। कितनी है दोस्तों? वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वर्तमान में 13। तो 13 महारत्न सीपीएसई में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, बीएचईएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस लिमिटेड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13 है पीएस पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो महारत्न है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक स्टील का उत्पादन कौन सी कंपनी करती? तो ये दोस्तों सेल है पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये करती है स्टील का उत्पादन है। और सेकंड की बात करें तो टाटा स्टील लिमिटेड को पहले जो टिस्को कहते थे ना, तो टाटा स्टील की स्थापना 1907 में की थी जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा ने। तो ये भी टाटा स्टील भी हाईएस्ट प्रोडक्शन करती है स्टील का। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में भारत सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? 51% है। 51 से कम होती तो काफ़ी बार ये विनिवेश कर देते हैं। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय विकास संबंधित नहीं है? तो ये विकल्प थे, इनमें एग्जैक्टली सेम थे या फिर नहीं थे, आप बताना। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो त्वचा है, स्किन अपना सबसे बड़ा अंग है जिसका क्षेत्रफल पूरा स्किन कवर करता है लगभग 20 वर्ग फीट। कितना? 20 वर्ग फुट क्षेत्रफल स्किन से कवर होता है। और त्वचा की सबसे बाहरी जो लेयर है ना वो है एपिडर्मिस। डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में दो डिवाइस होते हैं, इनपुट होगा या आउटपुट होगा। अब इनपुट डिवाइसेज में आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैक पैड, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैम, माइक्रोफोन, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये सभी इनपुट हैं। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लोटर, एलईडी एलसीडी प्रिंटर, ब्रेल डिस्प्ले, हैप्टिक डिवाइस, 3D प्रिंटर, ये सभी आउटपुट हैं। नेक्स्ट अपना अंतिम सवाल, भारत में वेधशाला कौन सी? तो एक था आपका जंतर मंतर, जंतर मंतर वेधशाला है। और 5 जंतर मंतर है कहाँ कहाँ पर, जो कि जय सिंह ने बनाए हैं। नई दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, नई दिल्ली, जयपुर में 5 इस टाइप से वेधशाला है। तो ये सभी सवाल पूछे गए हैं आपकी रेलवे जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 15 दिसंबर 2023 को। प्रथम और द्वितीय पारी में एएलपी और टेक्नीशियन की फर्स्ट शिफ्ट थी और ट्रेन मैनेजर की दूसरी शिफ्ट थी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो कैंडिडेट हैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लेते हुए किसी भी एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते हुए एक बार पास ले लिया, जो भी एग्जाम आए उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बेहतर ढंग से। अभी ऑफर चल रहा है, टीटीजी की कूपन कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।